मित्रों नमस्कार। मध्य प्रदेश वर्ग 3 परीक्षा 2020 से संबंधित संस्कृत भाषा के पुनः हम 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं। इस वीडियो में मैंने 15 प्रश्न गद्य पद्य से और 15 प्रश्न पेडागोजी शिक्षा शास्त्र से बनाने का प्रयास किया है। दोस्तों इसी प्रकार के इस बार से मध्य प्रदेश वर्ग 3 परीक्षा में प्रश्न आने हैं। दोस्तों यह वीडियो सीटेट, रीट, यूपीटेट, एचटेट सभी टेट परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों देखने के साथ साथ आप हमारे चैनल पीएम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंच सकें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर दर्ज करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम वर्ग 3 से संबंधित और सभी सीटेट, रीट आदि से संबंधित संस्कृत भाषा के 30 प्रश्नों को। यह वीडियो 9 है। हमने 8 वीडियो पहले से अपलोड कर दी हैं और भी हमारी वीडियोस संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र आदि से संबंधित अपलोड हैं, आप उनको भी जरूर देखें। आइए दोस्तों देखते हैं 30 प्रश्नों को। सबसे पहले यहाँ पर गद्य पद्य दिए हुए हैं। इन गद्य पद्य में से हम प्रश्नों को देखेंगे। गद्यांश यहाँ पर है, तो पढ़ते हैं गद्यांश को, उसका अर्थ समझते हैं, फिर हम आगे प्रश्नों को देखेंगे। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाणाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की जननी है। अनया भाषया सर्वा प्रांतीय भाषा अनुप्राणिता प्रभाविता च सन्ति। अनया भाषया, इस भाषा के द्वारा ही, किस भाषा के? संस्कृत भाषा के द्वारा ही। सर्वाह प्रांतीय भाषा, सभी प्रांत की भाषाएं, सभी प्रदेश की भाषाएं अनुप्राणिता भवन्ति, अनुप्राणित होती। अनुप्राणिता भवन्ति प्रभाविता च सन्ति, प्रभावित हैं और अनुप्राणित है, जी रही हैं और प्रभावित भी हैं, क्योंकि सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा के शब्द आए हुए हैं। इयम भाषा अतीव सरला मधुरा चास्ति, और जो यह भाषा है यह अतीव सरला, अतीव सरल है और मधुर भाषा है, प्रिय भाषा है। श्रुति स्मृति उपनिषद पुराणम दर्शनम अन्यानि च शास्त्राणि संस्कृते एव रचितानि। श्रुति स्मृति उपनिषद पुराणम दर्शनम अन्यानि च शास्त्राणि। श्रुति स्मृति, श्रुति कहते हैं दोस्तों वेदों को, तो वेद, स्मृति, उपनिषद, पुराण, दर्शन सभी और अन्य ग्रंथ भी, शास्त्राणि सभी शास्त्र, संस्कृत एव रचितानि सन्ति, संस्कृत में ही रचे हुए हैं। श्रुतया चतस्राः सन्ति, श्रुति 4 हैं, ऋक्, यजुः, साम, अथर्व। श्रुतीनाम आशयम स्मृतयः प्रतिपादयन्ति। श्रुतीनाम, श्रुति के आशय को स्मृतियः प्रतिपादयन्ति, स्मृति बताती हैं। वेदों के आशय जो है, वेदों का जो अर्थ है वह कौन बताता है? स्मृति बताती हैं। वेदों के अर्थों को और वेदों में वर्णित विषय को भी स्मृति प्रतिपादन करती हैं। यद्यपि बहवा स्मृतियाँ सन्ति, यद्यपि बहवा मतलब बहुत सी स्मृतियाँ हैं, तथापि मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति चेति द्वे स्मृति प्रसिद्धेस्ता। यह दोनों स्मृतियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, मनुस्मृति और याज्ञवल्क स्मृति। तो दोस्तों इस प्रकार यह एक संस्कृत भाषा के ऊपर गद्यांश था। अब हम इनमें से प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, श्रुतीनाम आशयम कः प्रतिपादयन्ति। श्रुतीनाम आशयम कः प्रतिपादयन्ति, श्रुति के आशय को कौन प्रतिपादित करता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये पढ़ा हुआ था, श्रुतीनाम आशयम स्मृतयः प्रतिपादयन्ति, तो इसका राइट आंसर है स्मृतयः, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यद्यपि इत्यत्र संधि विच्छेदः का। यद्यपि इसका संधि विच्छेद क्या है? तो यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि, यह यद्यपि का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न, चतस्रः इत्यस्य पदस्य पुल्लिंगे रूपम भवेत्। चतस्रः इस पद का पुल्लिंग में क्या रूप होगा? चत्वारि, चतुरः, चतस्रः, चत्वारः। तो दोस्तों हम देख सकते हैं चत्वारि जो है यह नपुंसकलिंग में बनता है और जो चतस्रः है यह स्त्रीलिंग में बनता है। चत्वारा जो है पुल्लिंग में बनता है, ये चतुरा जो है ये
चतुर शब्द से ही बने हुए हैं, ये रूप कहीं भी नहीं बनता है वैसे, और बनता भी है तो यह द्वितीया विभक्ति बहुवचन में बनता है। तो दोस्तों यह जो चत्वारा है यह है पुल्लिंग का रूप। तो इसका राइट आंसर है, पुल्लिंग का रूप पूछा गया था तो इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न, स्तः इति पदम लंग लकारे परिवर्तयत। स्तः इस पद को लंग लकार में परिवर्तन करना है। तो दोस्तों जो स्तः है यह है अस्ति स्तः सन्ति, यह जो है प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो लंग लकार में जब हम परिवर्तन करेंगे तो हम प्रथम पुरुष द्विवचन के ही रूप को बताएंगे, ना कि प्रथम पुरुष एकवचन, ना प्रथम पुरुष बहुवचन। तो प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप लंग लकार में, लंग लकार के रूप चलते हैं अस धातु से आसीत, आस्ताम, आसन। तो जो प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है वह है आस्ताम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, स्मृति इत्यत्र कहा प्रत्यय। स्मृति यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? तो स्मृति में स्मृति धातु से तिन प्रत्यय दोस्तों हुआ है, तिन प्रत्यय हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय है वह है तिन, कितिन प्रत्यय भी इसको बोलते हैं कई लोग। तो अक्तिन प्रत्यय यह यहाँ पर यह है तिन प्रत्यय। इसमें से का की संज्ञा हो जाती है और ना की संज्ञा हो जाती है, ती अवस्था है स्मृति। यह जो तिन प्रत्यांत रूप होते हैं यह हमेशा स्त्रीलिंग में ही चलते हैं। अगला प्रश्न, कति स्मृतयः प्रसिद्धा सन्ति। कितनी स्मृति प्रसिद्ध हैं? कितनी स्मृति प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों गद्यांश में बताया हुआ था द्वि स्मृति, चेति द्वि स्मृति प्रसिद्धा स्तः, प्रसिद्धे स्तः। कौन कौन सी? मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सी स्मृति प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर है द्वि। अगला प्रश्न दोस्तों, स्मृति इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। स्मृति इस पद में कौन सी विभक्ति है? किम वचनम च, और वचन क्या है? प्रथमा एक वचनम, द्वितीया एक वचनम, प्रथमा द्विवचनम, या फिर द्वितीया बहुवचनम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप समझ गए होंगे। इसके रूप कैसे चलते हैं? स्मृति, स्मृति, स्मृतयः, इस प्रकार रूप चलते हैं। गति, गति, गतयः, इस प्रकार के। तो दोस्तों यहाँ पर जो रूप है यह है प्रथमा विभक्ति, प्रथम पुरुष, सॉरी दोस्तों, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। प्रथमा विभक्ति द्विवचन का, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा स्मृति ही, जिसमें विसर्ग होगा। लेकिन जो स्मृति है यह है प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप। अगला प्रश्न, अगला यहाँ पर यह गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को हम पूरा पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे और फिर उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो हम गद्यांश को पुनः पढ़ते। दोस्तों यहाँ पर पद्यांश नहीं आए हुए हैं, तो कई बार पद्यांश भी पूछ लिए जाते हैं, गद्यांश भी पूछ लिए जाते हैं, और पद्यांश भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आप जो भी पूछें, चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, आप उनके प्रश्नों के उत्तरों को देने के लिए तैयार रहें। तो देखते हैं पुनः गद्यांश को। दाक्षिणात्य जनपदे कांची नाम नगरी आसीत। दाक्षिणात्य जनपदे, दाक्षिणात्य जनपद में कांची नाम नगरी आस्ती, कांची नाम उनकी नगरी थी। कांचीम नगरीम निक्सा एकः न्यग्रोध तरु आसीत। कांची नगरी के पास एक न्यग्रोध तरु, न्यग्रोध मतलब होता है दोस्तों बट वृक्ष, बरगद का पेड़। तो बरगद का पेड़ था। लघुपतनकः नाम बायसः तम तरुम अधितिष्ठति। इसमें लघुपतनकः यह नाम है, लघुपतनका यह नाम है, किसका नाम है? बायसा। बायस मतलब होता है कौआ। तो लघुपतनकः नाम का कौआ तम तरुम उस वृक्ष पर अधितिष्ठति इसमें रहता था। सा मतलब वह कौआ, एकदा एक बार, वह कौआ एक बार, तरुम निक्सा, तरुम निक्सा मतलब होता है तरु के पास, पेड़ के पास, वृक्ष के पास। कंचन कोई, दुरात्मानम दुरात्मा, दुरात्मा मतलब दुष्ट आत्मा, दुष्ट, व्याधम अपश्यत, व्याधम मतलब होता है बहेलिया, शिकारी। तो शिकारी को देखा। एक बार उस तरु ने, एक बार उस कौए ने
अपने उस बरगद के पेड़ के पास किसी दुष्ट आत्मा व्याधम शिकारी को देखा। तम दृष्ट्वा, उस शिकारी को देख करके, सा अचिंत्यत, उसने सोचा, उस शिकारी को देख करके कौए ने सोचा, धिक एतम पापात्मानम यह प्राणिनः हंति। धिक मतलब धिक्कार हो, एतम पापात्मानम, इस पापात्मा को, धिक्कार हो इस पापात्मा को, यह प्राणिनः हंति, जो प्राणियों को मारता है, जो प्राणियों को मार देता है, ऐसे पापात्मा को धिक्कार है। इस प्रकार कौए ने कहा। किंच किम एतेन निंदा वचनेन, किंच किम एतेन निंदा वचनेन, और ऐसे निंदा वचन कहने से क्या होता है। इस प्रकार उसने कौए ने कहा, इस प्रकार के निंदा वचनों को बोलने से क्या फायदा, क्या लाभ। इदानीम बटवासिनः पक्षिणः बोधयामि, इस शिकारी को हम निंदा वचन कहेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए। इदानीम अभी, बटवासिनः पक्षिणः बोधयामि, बटवासिनः मतलब जो बरगद के पेड़ पर रहते हैं ऐसे पक्षियों को बोधयामि मतलब बोधता हूं, कहता हूं, बताता हूं। अन्यथा ऐसा व्याधा तान गृहीष्यति, अन्यथा यह जो व्याध है, शिकारी है, उनको ग्रहण कर लेगा, पकड़ लेगा। ततः सा सर्वान् बटवासिनः पक्षिणः अबोधयत्, फिर उसके बाद उसने सभी बटवासी जो पेड़ पर रह रहे थे उन पक्षियों को कहा, भो पक्षिणः, हे पक्षियों, दुर्मन संव्याधम पश्यत, देखो इस दुर्मन मतलब जिसके मन में दुष्टता भरी है, ऐसे मनस वाले व्याधम मतलब शिकारी को देखो। ऐसा हस्ते तंडुलान जालम च गृहीत्वा आगच्छति, यह जो हस्ते हाथ में तंडुलान मतलब चावलों को और जाल को लेकर के आ रहा है। जालम प्रसारिये, जाल को फैला करके, तंडुलान विकरिष्यति, तंडुलों को फैलाएगा, पहले जाल को फैलाएगा फिर चावलों को बिखेरेगा। तंडुलान खादितुम मा गच्छत, चावलों को खाने के लिए मत जाना। अन्यथा सा भवतः सर्वान् जालेन बद्ध्वा नेष्यति, नहीं तो वह आप सभी को जाल में बांध करके ले जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यह एक कहानी का एक गद्य है। तो अब इसमें से हम प्रश्नों को देखते हैं। बायसस्य नाम किम, कौए का नाम क्या था। तो दोस्तों आपको पता है कि कौए का नाम था लघुपतनकः, लघुपतनकः। तो यह इसका राइट आंसर है, लघुपतनकः। अगला प्रश्न, प्रसार्य इत्यत्र कः प्रत्ययः, प्रसार्य में कौन सा प्रत्यय। देखो दोस्तों इसमें से व्याकरणात्मक प्रश्न भी आते हैं, जैसे अब यहाँ पर प्रसार्य शब्द में प्रत्यय पूछ लिया, अब जो कि है इससे रिलेटेड नहीं है, इसमें सिर्फ प्रसार्य शब्द आया है, ना कि इसमें व्याकरण बताई गई है, लेकिन फिर भी आप लोगों को व्याकरणात्मक प्रश्न भी आ सकते हैं। तो प्रसार्य में जो प्रत्यय है, यहाँ पर उपसर्ग है, श्री धातु है, और यहाँ पर प्रत्यय जो है वह है ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय हुआ है क्योंकि प्रा उपसर्ग आगे आ गया है, तो प्रसार्य में है ल्यप प्रत्यय। समासे नए पूर्वे तो ल्यप सूत्र से यहाँ पर ल्यप प्रत्यय हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ल्यप। अगला प्रश्न है, दुर्मनसम इत्यत्र कः उपसर्गः। अब देखिए यहाँ पर उपसर्ग पूछ लिया गया है, दुर्मनसम में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों जो 22 उपसर्ग होते हैं आपको पता होगा, प्रा परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप, इस प्रकार 22 उपसर्ग हैं। तो यहाँ पर जो उपसर्ग है, यहाँ पर है दुर उपसर्ग, दुर उपसर्ग यहाँ पर है, दुर उपसर्ग। अगला प्रश्न, पश्यत इत्यत्र धातु लकार पुरुष वचनानि कानि। पश्यत में धातु लकार पुरुष और वचनों को बताना है। पश्यत यहाँ पर धातु लकार और पुरुष वचनों को हम देखते हैं। दृश धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, या फिर पस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, या फिर दृश धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, या फिर दृश धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर
पस धातु तो नहीं है, धातु क्या है, द्रस, तो ये तो गलत हो गया। अब इसके बाद पश्यत जो रूप है, यह जो बनता है लट लकार में, तो यह रूप कहीं भी नहीं बनता है। पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथा, पश्यथ, पश्यथ बनता है था वाला, ता वाला नहीं बनता है। पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः, तो यहाँ पर भी रूप नहीं बनता है लट लकार में, इसलिए ए नहीं है। इसके बाद अब देखते हैं डी, तो डी में लंग लकार में जो है आ आगे आता है, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, तो यहाँ पर आ आगे नहीं है, इसलिए ए वाला भी गलत है। अब बचा आपका सी, तो सी यह बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में यह रूप बनता है। पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, यह प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष में पश्य, पश्यतम, पश्यत, तो पश्यत जो बहुवचन का रूप है यह बन गया यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न, धिक एतम पापात्मानम यह प्राणिनः हन्ति, धिक एतम पापात्मानम यह प्राणिनः हन्ति, रेखांकित पदे का विभक्ति, रेखांकित पद यहाँ पर है पापात्मानम, और इसमें कौन सी विभक्ति है, तो पापात्मानम में दोस्तों आप समझ गए होंगे, धिक एतम पापात्मानम, यहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। अगला प्रश्न दोस्तों जो है वह है, तरुम निक्सा कीदृशम व्याधम अपश्यत, तरुम निक्सा कीदृशम व्याधम अपश्यत, तरु के पास, पेड़ के पास कैसा व्याध देखा था, सुखात्मानम, गतात्मानम, दुरात्मानम या सत्यात्मानम, तो दोस्तों यहाँ पर शब्द आया था दुरात्मानम, तो दुरात्मानम यह राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कंचन इत्यत्र संधि विच्छेदः करणीयः, कंचन इस पद का हमें संधि विच्छेद करना है, तो किम चन, यहाँ पर किम चन दिया है, कह चन दिया है, कम चन दिया है, कम चन दिया है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, देखो किम और चन यह तो हो नहीं सकता, कह चन कश्चन बनता है, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का सा हो जाएगा, और यह शब्द कोई है ही नहीं, कम शब्द होता है और चन होता है, तो कंचन, इस प्रकार यह कंचन, सी इसका राइट आंसर है, सी। डी भी दोस्तों हो सकता है, लेकिन डी को हम इस प्रकार सही नहीं कहेंगे, क्योंकि जो मुख्य रूप है कम रूप वह बनता है कम, कहा कऊ के, कम कऊ कान, तो कम जो है यह बनता है। इसके बाद माँ को जो अनुस्वार बना देते हैं तो फिर एक कम हो जाता है, तो इसको हम कथनचित सही कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध है तो सी है। अगला प्रश्न, संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणोपागमे कस्य प्रधानता वर्तते, संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण उपागम में किसकी प्रधानता है, तो दोस्तों यहाँ पर अभी यह जो प्रश्न है पेडोगोजिकल प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र से प्रश्न आ रहे हैं, तो संस्कृत के शिक्षा शास्त्र से भी हम प्रश्नों को देखते हैं। संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण उपागम में किसकी प्रधानता है, पुस्तकस्य पुस्तक की, श्यामपट्टस्य श्यामपट्ट की, अध्यापकस्य अध्यापक की, या फिर छात्रस्य छात्र की, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वह है संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण उपागम में अध्यापक की बहुत आवश्यकता है, अध्यापक के माध्यम से ही संप्रेषण सही तरीके से हो पाएगा। संस्कृत अध्यापने, संस्कृत के अध्यापन में दृश्य श्रव्य साधनम किम, दृश्य और श्रव्य साधन क्या हैं, दूरदर्शनम, ध्वनि यंत्रम, श्यामपट्टः, एतानि सर्वाणि, दृश्य और श्रव्य साधन को हमें बताना है, तो संस्कृत के अध्यापन में दृश्य और श्रव्य साधन हैं जो वह हैं ए दूरदर्शनम, दृश्य और श्रव्य साधन पूछे हुए हैं दोस्तों, तो जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ध्वनि यंत्रम को सिर्फ हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। श्यामपट्ट को हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, लेकिन जो दूरदर्शन है, टीवी है, दूरदर्शन चैनल है, उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए दूरदर्शनम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा भवेत, लघुत्तरात्मक प्रश्नों की उत्तर की सीमा क्या होनी चाहिए, क्या होती है, एकम पदम, एकम वाक्यम, वाक्यत्रयम व चतुष्टयम, 10 व 12 वाक्यानि, एक पद में या फिर एक वाक्य में या फिर एक वाक्य 3 या 4 वाक्यों में या फिर 10 से 12 तक के वाक्य। तो एकम पदम मतलब होता है एक पद,
एक पद, जैसे हम इस भवेत को देखें तो यह एक पद में आता है, और वाक्य देखें तो एक पूरा वाक्य बन गया है ये पूरा प्रश्न। तो एक पद या फिर एक वाक्य। तो लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, उसका उसका सही है वाक्य त्रयम व चतुष्टयम। 3 से 4 वाक्यों में लघुत्तरात्मक प्रश्न होने चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। वाक्य त्रयम व चतुष्टयम, या तो वाक्य 3 हो या 3 से 4 वाक्य हो, बस इतना। अगला प्रश्न, विषयगत काठिन्यानाम ज्ञानम कथम भवति। विषयगत काठिन्यानाम ज्ञानम कथम भवति। तो विषयगत मतलब विषयों में आई हुई कठिनता का ज्ञान कैसे होता है? मूल्यांकन से, भाषणेन भाषण से, श्लोक गानेन श्लोक को गाने से, या परस्पर संभाषणेन परस्पर संभाषण करने से। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है मूल्यांकन। मूल्यांकन से हमें विषयगत कठिनता का ज्ञान होता है कि इस किस विषय में किसको कठिनता है, तो मूल्यांकन से ही इसका होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकः कक्षायाम कम आश्रित पाठयति। जो शिक्षक है कक्षा में किसको आश्रय करके पढ़ाता है, किसको आश्रय। तो शिक्षक कक्षा में किस पर आश्रित होकर के पढ़ाता है? सुधाखंडम, पाठ्यपुस्तकम, श्यामपट्टम या सर्वम। तो शिक्षक के लिए सबसे अधिक आश्रय किसका लेता है? तो वह है दोस्तों, उसका राइट आंसर है सर्वम, सभी को आश्रय लेकर के पढ़ाता है। क्योंकि सुधाखंड से भी मतलब चाक, सुधाखंड मतलब चाक, चाक भी उसको आवश्यकता पड़ती है, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है और श्यामपट्ट की भी आवश्यकता होती है। ये तीनों ही बहुत आवश्यक हैं शिक्षक को पढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, अधोलिखित वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों के वाच्य परिवर्तन हमें करना है। सा माम पश्यति, यह जो वाक्य दिया हुआ है सा माम पश्यति, इसका हमें वाच्य परिवर्तन करना है। तो दोस्तों देखिए, सा का हम बदलेंगे। अब इसमें हमेशा वाच्य परिवर्तनों में नियम चलता है 1 2 1 का जो होता है उसको हम 311 में बदलते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, वह प्रथमा विभक्ति में, कर्म जो होता है वह द्वितीय विभक्ति में, और जो क्रिया होती है वह कर्ता के अनुसार चलती है। ऐसे ही फिर हम इसको बदलेंगे तो प्रथमा विभक्ति को हम बदल देंगे तृतीया विभक्ति में। तो सा का हो जाएगा तेन। अब तेन इस तीनों में दिए, चारों में दिया हुआ है, इसमें भी तेन है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। अब हम इसको बदलेंगे कर्म को। कर्म क्या है यहाँ पर? माम। तो माम को हम बदलेंगे किसमें? जो जहाँ पर द्वितीय लगी है वो उसको हम प्रथमा में बदलेंगे। तो प्रथमा किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है। अब ए तो कट गया, मतलब ए वाला इस अंतिम नहीं हो सकता। इसके बाद बची अब 3। अब आएगी, डिसाइड होगा क्रिया के ऊपर, क्रिया क्या कर रही है। तो यहाँ पर पश्यति दिया हुआ है। अब पश्यति को हमें इसके अनुसार चलाना है। तो यहाँ पर हम मुख्य धातु देखेंगे और यते जोड़ना पड़ेगा। जब भी हम वाच्य परिवर्तन करते हैं, जो भी क्रिया होती है उसकी मुख्य धातु के साथ यते जोड़ देते हैं। जैसे पठ धातु के साथ पठ्यते, दृश धातु के साथ दृश्यते, लिख धातु के साथ लिख्यते। तो यहाँ पर कर्ता है एक वचन का, तो क्रिया भी होगी एक वचन की, क्योंकि कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया चलेगी। तो यहाँ पर यह एक वचन का है, तो यहाँ पर जो हम देखेंगे अहम दृश्ये, दृश्यते, या फिर पश्ये या दृश्ये। तो अहम शब्द आया है, अहम है उत्तम पुरुष एक वचन का, तो उत्तम पुरुष का एक वचन का हम देखेंगे क्या है यहाँ पर? दृश्ये। तो यह है दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्यते, दृश्यद्वे, दृश्ये, दृश्य यह जो बनता है उत्तम पुरुष एक वचन बनता है। तो इसका राइट आंसर है 1। तेन अहम दृश्ये, तेन अहम दृश्ये, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, लगता है आपको कर्मवाच्य समझ में आ गया हो। यदि नहीं समझ में आया हो तो मैंने कम से कम 1.5 या 2 घंटे की एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें आप 10 या 15 मिनट शुरू के भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप जरूर इस वीडियो को देखें। मैंने यहाँ पर ऊपर आपकी लिंक भी दे दी है, लिंक आ गई होगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर लिंक आ गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्यमिदं संशोधयत।
वाक्यमिदं संशोधयत, इस वाक्य का हमें संशोधन करना है। अहम नाम गोपालः, अहम नाम गोपालः, यह जो वाक्य है यह वाक्य गलत दिया हुआ है। अब इसको हम क्या संशोधन करेंगे? अहम नाम गोपालः, अहम का अर्थ होता है मैं, नाम मतलब नाम, और गोपाला मतलब गोपाल। मैं नाम गोपाल, हम कभी ये बोलते हैं कि मैं नाम गोपाल या मैं नाम प्रवीण, नहीं बोलते ना। क्या बोलते हैं? मेरा नाम प्रवीण है। तो मेरा के लिए हम क्या कहते हैं संस्कृत में? तो अहम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बदलना हमें इसी को है, इन दोनों को नहीं बदलना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि उत्तर कौन सा सही है। तो इसमें उत्तर है सी, मम नाम गोपालः, मम नाम गोपालः। नाम के कभी भी रूप ऐसे नहीं चलते हैं, नाम नामनी नामानी चलते हैं, तो ये दोनों भी हो ही नहीं सकते हैं। और इसमें मम दिया हुआ है, लेकिन मम यह हलंत लगा दी है, इसलिए यह मम भी गलत है। मम में कभी हलंत नहीं रहती है। तो मम नाम गोपालः, यह तीसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, रेखांकितम पदम अधिकृत प्रश्न निर्माणम करणीयम, रेखांकित पद को अधिकार करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। लतायाम पुष्पाणि सन्ति, लतायाम पुष्पाणि सन्ति मतलब लता में पुष्प हैं। अब हम प्रश्न कैसे बनाएंगे? तो रेखांकित पद इसमें है लतायाम, तो लतायाम यह जो रेखांकित पद है इसके स्थान पर हम प्रश्नवाचक कोई शब्द रखेंगे। तो लतायाम यह सप्तमी एक वचन का है, तो हम लतायाम के स्थान पर सप्तमी एक वचन का ही प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे। तो इसमें आ जाएगा कस्याम, तो कस्याम पुष्पाणि सन्ति, लतायाम पुष्पाणि सन्ति। इस प्रकार दोस्तों यह इसका भी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानम पूरयित्वा सूक्तिम संयोजयत, रिक्त स्थान को पूर्ति करके सूक्ति का संयोजन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, आपको यह श्लोक शायद याद होगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। तो यहाँ पर दोस्तों सही है कार्याणि। हम अर्थ को भी देख करके बता सकते हैं। उद्यमेन मतलब परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति मतलब सिद्ध होते हैं, परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। ना मनोरथै, मनोरथ करने से नहीं, मन में विचार करने से सिद्ध नहीं होते। क्या सिद्ध नहीं होते? वस्त्र, धन, दान या फिर कार्य। तो दोस्तों आप कार्य इसका राइट आंसर है, कार्याणि न मनोरथै। अगला प्रश्न, तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो, तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो। अस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवादम कुरुत, इस वाक्य का हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। तो तुम सब के लिए हम क्या बोलेंगे? तुम सब के लिए बोलते हैं त्वम युवाम यूयम, यूयम बहुवचन का है इसलिए बोलेंगे इसको यूयम। यू में बड़े यू की मात्रा है और या के ऊपर बिंदी, यूयम। तो यूयम यह यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी सही है और यहाँ पर भी सही, तीन में सही है, मतलब पहला वाला तो ये गलत हो गया। अब मेरे साथ, तो मेरे साथ, साथ शब्द जो है सह, सह बोलते हैं, और सह के साथ हमेशा आती है तृतीया विभक्ति। तो हम मेरे में तृतीया विभक्ति लगाएंगे, तो मया, मया सह, इस प्रकार आएगा इसमें। तो मया सह, तो मया सह यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है? मया साकम, इस यह भी सही है। मया साकम, साकम मतलब भी साथ ही अर्थ होता है और सह मतलब भी साथ अर्थ होता है। तो यह दोनों अभी सही चल रहे हैं। यूयम मया साकम यह भी सही है और यूयम मया सह यह भी सही है। अब हम निश्चित करेंगे संस्कृतम, 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 चारों जगह संस्कृत है, तो यह भी एक सही। अब क्रिया के ऊपर डिसाइड हो गया कि कौन सा इन दोनों में से सही है। अब ए भी गलत हो गया था, ए भी गलत हो गया था, इन दोनों में से कौन सा सही है? बदत या बदताम। तो दोस्तों जो क्रिया है वह क्रिया किसके अनुसार चलेगी? क्रिया जो है वह किसके अनुसार चलेगी? यूयम के अनुसार। यूयम है मध्यम पुरुष बहुवचन का, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया बदतु, बदताम, बदंतु, बद, बदतम, बदत। तो जो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है वह है बदत। तो इसका राइट आंसर है बी, यूयम मया सह संस्कृतम बदत, यह राइट आंसर। दोस्तों इस प्रकार हम संस्कृत का अनुवाद करें तो आप सही सटीक अनुवाद कर पाएंगे और आप सही हल कर पाएंगे अपने प्रश्नों को। तो इस प्रकार आप संस्कृत के अनुवाद करना जरूर सीखें।
तुम्हारा नाम क्या है, संस्कृते अनुवादम करो, संस्कृत में अनुवाद करना है, तुम्हारा नाम क्या है। तो तुम्हारा के लिए दोस्तों हम क्या बोलते हैं, त्वम, त्वम नहीं, त्वम तो तुम होता है। अब त्वम का षष्ठी वाला तो तव, तब, तब। फिर नाम क्या है तो क्या बोलते हैं, नाम किम। तो नाम किम इसमें सब में दिया हुआ है, तब नाम किम, तब नामः किम, तब तस्य नाम किम, त्वत् नाम किम। तो तब तो दोस्तों इन दोनों में ही दिया हुआ है। अब इन दोनों में से नाम शब्द जो है इसमें विसर्ग नहीं लगता है, नाम, नामनी, नामानी इस प्रकार रूप चलते हैं, तो नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं तो नाम शब्द आता है। तो तब नाम किम, यह डी राइट आंसर है, तब नाम किम। मम नाम किम, तब नाम किम, भवतः नाम किम। व्याकरण शिक्षणस्य कोयम विधि, व्याकरण शिक्षण की कौन सी है विधि, कौन सी विधि है व्याकरण शिक्षण की, निगमन विधि, आगमन विधि, आगमन निगमन विधि या फिर सूत्र विधि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आगमन और निगमन विधि दोनों व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं, आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि होती है कि उदाहरण से नियम की ओर आना, और निगमन विधि मतलब नियम से उदाहरण की ओर जाना, इस प्रकार। अब प्राथमिक स्तरे कोयम विधि समुपयुक्तः, प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि उपयुक्त है, कथा विधि, प्रश्न विधि, उदाहरण विधि या फिर भाषण विधि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है कथा विधि। कथा के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर जल्दी समझ में आता है और बच्चे सीखते हैं। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षणस्य कति कौशलानि भवन्ति, भाषा शिक्षण के कितने कौशल होते हैं। तो भाषा शिक्षण के दोस्तों हम सभी जानते हैं भाषा शिक्षण के 4 कौशल होते हैं, चत्वारि, 4। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायाः श्रवणम संभाषणम च केन विधिना भवता। संस्कृत भाषायाः, किसी भी भाषा को दोस्तों जो ऊपर हम थोड़ा सा और इसको बता दें, भाषा शिक्षण के जो 4 कौशल होते हैं इसका आप क्रम देख लें, LSRW या फिर श्रभपले, श्रभापले, इस प्रकार आप याद कर लें। तो अब इसका अर्थ हम देखते हैं। L मतलब होता है लर्निंग, लिसनिंग, लिसन, तो श्रवण। फिर इसके बाद होता है स्पीकिंग, S, स्पीकिंग मतलब भाषण। फिर होता है इसके बाद पढ़ना, पठन कौशल। पहले होता है श्रवण कौशल, दूसरा भाषण कौशल, तीसरा पठन कौशल और चौथा होता है लेखन कौशल। इस प्रकार बच्चे हमेशा सीखते हैं, पहले वह श्रवण करते हैं, फिर थोड़ा बोलते हैं, फिर पठन करते हैं, फिर लिखते हैं। इस प्रकार यह क्रम है। तो LSRW यह क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप इसको याद कर लें, LSRW या फिर श्रभापले। संस्कृत भाषायाः श्रवणम संभाषणम च केन विधिना भवता, संस्कृत भाषा में श्रवण और संभाषण किस विधि के द्वारा होता है, पाठशाला विधिना, प्रत्यक्ष विधिना, व्याख्या विधिना या फिर सूत्र विधिना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है प्रत्यक्ष विधिना, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। संस्कृत भाषा का श्रवण और संभाषण कौशल जो होता है वह होता है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। अगला अंतिम प्रश्न, शिक्षण सूत्रम विद्यते, शिक्षण सूत्र होते हैं सरलात् कठिनम प्रति, कठिनात् कठिनम प्रति, कठिनात् सरलम प्रति, सरलात् सरलम प्रति। तो दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे, बिल्कुल सरल है कि कभी भी हम किसी को पढ़ाते हैं तो सरल से कठिनता की ओर ले जाते हैं, तो सरलात् कठिनम प्रति यह शिक्षण सूत्र है। इस प्रकार दोस्तों यह 30 प्रश्न हुए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं, और दोस्तों आप हमारे चैनल PM क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों हमारे और भी वीडियोस पहले से अपलोड हैं, यह वीडियो नंबर 9 था, आप उन वीडियो को भी आप देखें और आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करें। धन्यवाद।